Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous session, statistics का सर हम लोगों का एक पेंडिंग टॉपिक चैप्टर 8 दैट इज अर्थमेटिक एंड टाइम सीरीज ग्राफ के रिगार्डिंग आप लोगों ने एक ही लेक्चर के अंदर बड़े आराम से उसको कवर अप किया बिकॉज जितनी सर उसकी इंपॉर्टेंस उसी के अकॉर्डिंग टू हमने उसके ऊपर टाइम डिवोट कर सेम यहां पे आज जो आपके पास टॉपिक है ये भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी कवर्ड पार्ट है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि सर ये टॉपिक सबसे लास्ट में करने की क्या वजह थी। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो आपको आई थिंक सो पहले करवाना चाहिए था, हमने लास्ट में क्यों करा? बिकॉज जितना कंटेंट आप इस टॉपिक के अंदर रीड आउट करेंगे वो ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल पार्ट में क्या हो चुका, डन हो चुका। क्लियर? एंड ज्यादा नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं कि सर लाइक टाइप ऑफ सीरीज द वन ऑफ द मेन क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों के पास आता है। एंड बाय नॉर्मल डिस्कशन इसको आज हम कवर अप करेंगे। क्लियर? टाइप ऑफ सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तीन तरह की सीरीज आप लोगों ने मेन रीड आउट करी। वन इज इंडिविजुअल सीरीज, नंबर टू इज डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर थ्री इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लियर? एंड जिसके साथ साथ अगर थोड़ा सा और आपको याद करवाएं सर, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज, जिसकी डेफिनेशन पार्ट आप लोगों ने रीड आउट किया हुआ है। सर एक्सक्लूसिव कौन सी होती है? जिसकी अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज इक्वल्स टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास। जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां पे लिखते थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो नॉर्मली जिसकी अपर क्लास एंड लोअर क्लास ऑफ द सेकेंड, क्लियर, इज इक्वल्स टू होती हैं, बराबर होती हैं, तो वो कौन सी सीरीज आप लोगों की होती है? एक्सक्लूसिव। और इसके रिवर्स आपने प्रैक्टिकली क्वेश्चन किया हुआ है इंक्लूसिव का, जहां पे आप लोग आई थिंक सो एग्जांपल के तौर पे आपको याद करवा रहा हूं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो वहां पे आप लोगों की अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू द क्या थी? सेकेंड क्लास, जिसको तुमने कन्वर्ट करना। वन ऑफ द मेन क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर जो यूजुअली मे भी शायद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज कन्वर्शन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो आपने उसको कैसे बराबर किया? सर जितना आपका डिफरेंस था दोनों क्लासेस के बीच में, डिफरेंस कितना था? 1, 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर? गैप जो भी आपका था डिवाइड बाय 2 करने से आपके पास कितना है? 0.5। तो आपको याद होगा 0.5 लोअर लिमिट में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, अपर लिमिट में क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। अगर आप इसको इस वे से चलते हैं तो आपकी इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपने ऑरली सुना होगा, क्लियर? प्रैक्टिकली आपने मीन मीडियन मोड के अंदर करा भी है। एंड आफ्टर दैट एक वर्ड शायद में भी आपको याद हो, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है? जिसका ओपन एंड मतलब सर लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या? ओपन एंड सीरीज। या कभी कभी आपने क्वेश्चन करा होगा सर क्लासेस विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। जैसे कई बार गैप क्या होता है सर? वैसे तो सेम होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। कभी कभी अनइक्वल भी होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 50। तो नॉर्मली उसको हम वर्ड क्या बोलते हैं सर? अनइक्वल। चलिए वन बाय वन टॉपिक एक बार जस्ट गो थ्रू करते हैं, जस्ट एक स्क्रीनिंग एक लेक्चर के थ्रू। एंड ऑलरेडी ये सारी थिंग्स आप डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं मेन इस टॉपिक के अंदर मेन कंटेंट आपके साथ क्या करने वाला हूं? डिस्कस करने वाला हूं। कोशिश रही तो लास्ट में आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल इन द सेंस जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके ऊपर गो थ्रू करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस के ऊपर। सबसे पहले यस प्लीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर समझें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है, सर सीरीज वाइज अगर बात करूं, सबसे पहले आपने डाटा को क्या किया? कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद नंबर 2 जो स्टेप आपके पास आता है वो किस चीज का आता है सर? उसको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। क्योंकि डाटा को अगर आपने सही वे से क्लासिफाई नहीं करा, सही वे से ऑर्गेनाइज या अरेंज नहीं करा, तो नेक्स्ट आगे सर उसकी प्रेजेंटेशन में भी आपको दिक्कत आएगी, प्लस नेक्स्ट आगे उसकी इंटरप्रिटेशन भी आप प्रॉपर वे से नहीं कर पाएंगे।
कभी भी हम जितना भी रॉ डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रॉ डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना, जहां जहां उनकी जहां जगह है वहीं पे उनको प्लेस करना, सो दैट कि उनकी प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस पार्ट प्रॉपर वे से किया जा सके। पढ़िए जी क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यस प्लीज। refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of the कंपैरिजन सर, कंपैरिजन तो पॉसिबल ही तब होगा अगर डाटा को सही वे से अरेंज करेंगे। अगर मान लो सिमिलर आइटम एक यहां पड़ी है, एक कहां एक कहां, अगर उसको एक जगह पे इकट्ठा नहीं करेंगे, प्रॉपर वे से अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो उसका कंपैरिजन करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर, डाटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी possible. एंड वैसे भी सर देखो, आप एक घर पे भी रहते हैं, या अगर मैं नॉर्मली अपनी इंस्टीट्यूशन की भी यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं। मैं अपनी ओर से एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरा डाटा है, ये मेरी बुक्स जो है वो अपने आप में क्या है, डाटा। अगर इन बुक्स को प्रॉपर वे से मैं ऑर्गेनाइज नहीं करूंगा, जैसे सर आप ये बताइए कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मेथड क्या होना चाहिए, कैसे इन बुक्स को अरेंज किया जाए, बताइए। आपके पास यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी 3 क्लासरूम्स हैं सर, हाउ वुड आई ऑर्गेनाइज, अगर मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी दूं कि आप बुक्स को ऑर्गेनाइज करके दीजिए, सर पहली बात उसका मोटिव क्या हो, तुम बुक्स को ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हो, ये बताइए। बुक्स को ऑर्गेनाइज करने का, बुक्स मींस डाटा काइंड ऑफ, कि बुक्स को ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव क्या है, जल्दी से जल्दी एक्सेस हो सके। क्योंकि सर अदरवाइज अगर आपने एक बुक कहीं और रख दी, दूसरी बुक कहीं और रख दी, और जिसके रिलेटेड होनी चाहिए थी आपने उसको अलग अलग जगह पे रख दिया, तो वो इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाए, आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो स्टडी है वो डे बाय डे क्या होती जाएगी, लेट होती जाएगी। क्लियर, तो व्हाट वुड बी द प्रेफरेबल मोड, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बुक्स को ऑर्गेनाइज करिए, आप कैसे करेंगे। सर सिंपल, जो क्लासरूम में जो क्लासेस ली जाती हैं, उन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो बुक्स होंगी मैं उसी क्लासरूम में क्या करूंगा, प्लेस करूंगा। अब आपसे पहले ये प्रैक्टिकली यही बात मैं कर रहा था कि टेबल पे कुछ बुक्स पड़ी थी अनऑर्गेनाइज्ड वे, दैट इज योर रॉ डाटा, दैट इज योर रॉ डाटा। मैंने वहां पे उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, देन मैंने चेकआउट करा कि +1 की इकोनॉमिक्स कौन सी क्लासरूम में होती है, तो उसकी बुक्स रिस्पेक्टिवली वहां पहुंचाई जाए। क्लियर, एंड +2 के जो सेशंस होते हैं, तो +2 के सेशंस कहाँ पे होते हैं, उसको वहां ऑर्गेनाइज करें। सर अगर डाटा को अरेंज करके रखेंगे तो आपके लिए ही कन्वीनियंट होगा, किसी के लिए नहीं। क्लियर, सो चलिए नेक्स्ट आगे, एंड दिस प्रोसेस डाटा को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लियर, यस इट इन्वॉल्व्स, पढ़िए जी, इट इन्वॉल्व्स conversion of raw data into statistical series in अब वर्ड समझ में आ रहा है, रॉ डाटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में, स्टैटिस्टिकल सीरीज मतलब ये सर आपकी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, लेस देन, मोर देन, इन सीरीज में डाटा को, रॉ डाटा को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इन अ मैनर सच दैट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ देम। और बेसिकली ये चैप्टर आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के ऊपर क्या करवाता है सर, फोकस करवाता है कि डाटा की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगी। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे वर्ड यूज कर रहा हूं कि नॉर्मली आपने डाटा को क्लासिफाई करना, पहली बात तो क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर उनको क्या करना, डिवाइड करना। बट सर डिफरेंट क्लासेस मतलब ग्रुप्स, बट सिमिलर आइटम्स जो होंगी उस डाटा में, जितनी भी सिमिलर आइटम्स होंगी वो तो एक ही क्लास में होंगी ना। तो आपको यहां पे डाटा की क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, दैट मींस अलग अलग ग्रुप्स में पूरे रॉ डाटा को क्या करें, डिवाइड करें, एंड सिमिलर आइटम्स को एक ही ग्रुप के अंदर क्या करते रहें, प्लेस करते रहें। क्लियर, चलिए जैसे सर यहां पे हम डायरेक्टली एग्जांपल पे नहीं, डेफिनेशन पे आते हैं, पढ़िए। क्लासिफिकेशन इज द process of arranging things either actually or rationally notionally, yes, in groups, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, classes according to their resemblance and affinities, clear, and give expression to the unity of attributes। मतलब सर सेम आइटम, सिमिलर आइटम्स, सेम रिजेम्बलेंस वाली जो आइटम्स होंगी वो एक ही तरफ क्या की जाएंगी, क्लासिफाई की जाएंगी, दैट में एग्जिस्ट अमंग अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। डाइवर्सिटी मींस वैरायटी,
कि सर डिफरेंट वैरायटी को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर देना, क्लासिफाई कर देना, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज डाटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या होगी, एजुकेटेड, और दूसरा क्या होगा, अनएजुकेटेड। मतलब आप पॉपुलेशन को इन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, या तो वो आदमी पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, या नहीं होगा। दूसरा वर्ड, डाटा आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास सिमिलैरिटीज। ऑल सिमिलर यूनिट्स आर पुट इनटू वन क्लास एज द सिमिलैरिटी चेंजेस, क्लास आल्सो चेंजेस। देखो सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। आपसे पहले अगर मैं कल की अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास +1 +2 के इतने सारे पेजेस, कोई कहां पढ़ा है, कोई कहां पढ़ा है। मैंने इवन अपने आर्टिकल को स्पेशली बुलाया, मैं कहा इधर आओ, एक इनवेल्प लो, अलग अलग उस पे नाम्स लिखो, क्लास+1 नोट्स, क्लास+1 अकाउंट्स नोट्स, क्लास+2 अकाउंट्स नोट्स, पहले सारे फाइल्स लगा ली, सारी फाइल सामने रखी। मैं कहा अब एक एक करके पेपर उठाओ, एक एक करके अपने जितना भी बंडल, इतने सारे बंडल वहां पे पड़े थे, इतने सारे पेजेस पड़े थे, इनको उठाओ, जो जो जहां जहां पे आना चाहिए इनको रिस्पेक्टिव फाइल के अंदर क्या करो, मेंटेन करो। एंड अगर कोई इररेलेवेंट होगा, अगर कोई काम का नहीं होगा, तो उसको क्या कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो। पर जब तक वो एक बंडल ऑफ पेपर था, मीनिंगलेस था, उसका कोई भी काम नहीं था। बट वही जब मैंने उसको प्रॉपर फाइल्स में क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज करवा दिया, डाटा को क्या करवा दिया, क्लासिफाई करवा दिया, वो मीनिंगफुल बन गया। अब आज की डेट में अगर लेट इट बी मेरे वहां पे आर्टिकल्स ना भी हो, मेरा स्टाफ ना भी हो, मैं तो भी उन फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि फाइल्स के ऊपर प्रॉपर नेम लिखा हुआ है एंड उनके अंदर वही डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ जी, मान लो क्लास+1 के टेस्ट कहां पड़े हैं, फाइल उठाओ, दे दी। सिंपल करना पड़ेगा सर, सिंपल करना पड़ेगा। अगर तुम सिस्टमेटिकली नहीं चलोगे तो सर कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाओगे, कंफ्यूजन में फंस जाओगे, एंड काम करना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? चलिए सर, अब हेडिंग वाइज सिंपल एक चीज बताओ सर, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ब्रीफ एंड सिंपल करने के लिए उसको यूटिलिटी, यूटिलिटी मींस आपके अंदर डाटा को यूज करने की यूटिलिटी और क्या होती है सर, इंक्रीज होती है। क्लियर? डिस्टिंक्टिवनेस, अलग अलग, कंपेरेबिलिटी हो पाएगी, साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है, अट्रैक्टिव एंड क्या होगा, इफेक्टिव। सिंपल जस्ट वन वर्ड की तरह पढ़ने के लिए। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सर, गुड क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है रीड करने के लिए थियरी पॉइंट से, कि अगर गुड क्लासिफिकेशन आप कहते हैं कि क्लासिफिकेशन आपने अच्छे वे से करी, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला वर्ड पढ़िए जी, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। पढ़िए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ Raw data should be comprehensive such that each and every item of that data गेट्स इनटू सम ग्रुप। ऐसा ना हो कि आधा डाटा ऐसा मिला जो कहीं ग्रुप ही नहीं हो रहा। तो आपको कुछ ना कुछ ग्रुपिज्म ऐसे करनी है, कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन ऐसी करनी है कि ईच एंड एवरी डाटा किसी ना किसी ग्रुप के अंदर तो कवर हो ही जाए। नो आइटम शुड बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट आउट। कोई भी आइटम आपकी लेफ्ट आउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। हाँ जी, classification of raw data into classes should be absolutely clear and simple. that is there should be no confusion about the placement of any item in the group. क्लैरिटी लो, सिंपल सी बात है कि सर अब जैसे मैंने नॉर्मली सिंपल फाइल्स के ऊपर नेम लिख दिया, जितनी क्लैरिटी के साथ क्लासिफिकेशन करेंगे, आपको भी क्लासिफिकेशन करने में क्या होगा सर, इजी होगा। किस बात की कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे रेज कर रहे हैं अपन। क्लियर? होमोजेनिटी, क्लासिफिकेशन का मेन पॉइंट ही है, होमोजीनियस डाटा एक क्लास में होगा एंड वेराइटी ऑफ क्लासेस आप वहां पे ड्रॉ करेंगे, जैसे ऑल आइटम्स। हाँ जी, all items in a group or a class must be or similar to each other. बिल्कुल सर। Suitability. सुटेबिलिटी मींस द कंपोजिशन ऑफ क्लासेस जो बनाएंगे आप मस्ट सूट द, यस, objective of inquiry. For example, in order to determine the income and expenditure of a student in a school, their classification on the basis of weight or मैरिटल स्टेटस वुड मेक नो सेंस। अब एक चीज बात है, आपने सर एक बात बताओ, तुमने इंक्वायरी किस चीज की करनी है, इनकम एंड, और डाटा की क्लासिफिकेशन तुम किस बेसिस पे कर रहे हो, वेट या उनके मैरिटल स्टेटस। इनका मतलब क्या हुआ, इनका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। क्लियर? would make no sense. The data must be classified on the basis of different level of income and expenditure. Next is stability होनी चाहिए। एक बार एक क्लास जो डिफाइन कर दी, उसी क्लास के अंदर ही वो डाटा क्या होगा, मेंटेन होगा। यस, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ investigation should be based on the
same set of classification. बिल्कुल, this base should not change with each investigation. ऐसा नहीं है हर इन्वेस्टिगेशन से वो बेस चेंज होते जा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात, क्लास +1 +2 के स्टूडेंट्स चेंज होंगे, क्लास थोड़ी चेंज होगी। फाइल्स में से डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे, फाइल्स तो वही रहेंगी। दैट इज स्टेबिलिटी। अब हमने एक बार जो फोल्डर लगा दिया, एक बार जो फाइल लगा दी, नेक्स्ट टाइम भी सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के अंदर क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। आज +2 में जो किसी और के पेपर्स, किसी और का डाटा पड़ा है, कल को वही फाइल्स में आपका डाटा आ जाएगा, क्लास तो वही रहेगी ना। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी बनाए रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज इलास्टिक होनी चाहिए सर। क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी अ स्कोप फॉर, क्या लिखा हुआ है, अगर कभी चेंज करना पड़े डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ऑफ पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर, एक कॉमन सा वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा सर। डाटा की क्लासिफिकेशन ना 4 तरीके से होती है। क्लियर? नंबर 1, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मींस एरिया बेस्ड, प्लेस बेस्ड, लोकेशन बेस्ड। डाटा को क्लासिफाई करना लोकेशन बेस्ड, प्लेस बेस्ड, एरिया बेस्ड, दैट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा पढ़िए वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम बेस्ड। कौन सा बेस्ड? टाइम बेस्ड, कि डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग टू क्लासिफाई करना। जैसे ईयर वाइज, ये 2015-16 की ट्रांजैक्शन है, ये 2016-17 की ट्रांजैक्शन है, उसको ईयर वाइज क्लासिफाई करना। और एक होता है क्वालिटेटिव। मेन जो क्लासिफिकेशन होती है सर, जहां पे डाटा आपका क्वालिटेटिव नेचर का है, जैसे आपने अभी पढ़ा था एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। क्लियर? या अगर बात करें रूरल अर्बन, मेल फीमेल, ये सारे के सारे डाटा कौन से हैं सर, ये क्वालिटेटिव बेस्ड है। इसमें सर सिंपल भी हो सकता है, मैनिफोल्ड। और एक होता है न्यूमेरिकल डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा होगा वो न्यूमेरिकली क्या होगा, क्लासिफाइड होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, डायरेक्टली जस्ट मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंडरलाइन द वर्ड, यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल। और फिर क्या लिखा हुआ है, लोकेशन डिफरेंसेस ऑफ डाटा। आपके सामने जैसे सर डाटा को क्लासिफाई क्या करा, पंजाब में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, 30, हरियाणा में, यूपी में। मतलब आपने जो क्लासिफिकेशन करी किस बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, एरिया बेस्ड। क्लियर? वही वही आपके पास नेक्स्ट आगे बढ़िए वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है। अगर तो वैसे ही इस टॉपिक को लेंथी बनाना, जितना मर्जी बना लो, अदरवाइज यहाँ पे जस्ट वन वर्ड के कॉन्सेप्ट है आपके। क्लियर? पढ़िए, इट इज नॉन एज, अब देख वही चीज, सेल्स ऑफ द फर्म। नेचुरली सर ये टाइम बेस्ड ही होगी, कि 2017 की सेल कितनी है, 80 लाख, 2018 की कितनी है, 90 लाख, 2019 की कितनी है, तो ये टाइम बेस्ड हो गई। इसको वर्ड बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ऐसा नहीं है अल्टीमेटली जो ये टॉपिक्स आपको इन द लास्ट में आपको करवा रहा हूं, ये आपको बहुत जल्द काम आएंगे। क्लियर? समझ लीजिए कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसीलिए उस पॉइंट से मैं इसको कवर अप करवा रहा हूँ, कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो यहाँ पे कवर ना हो। क्लियर? इसीलिए 2 टॉपिक्स आपके पेंडिंग थे, चाहे शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं, बट उसमें से, इनमें से भी 1 वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। पढ़िए जी, दिस क्लासिफिकेशन इज according to qualities or attributes of the data. yes, for example, data may be classified on the basis of occupation, अच्छा बाबा, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ये क्वालिटी है या क्वांटिटी? क्वालिटी। तो नेचुरली सर किस में फॉल करेगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में फॉल करेगा। और मोस्टली जो यूज होती हैं, ये ज्यादा यूज होती है, इनके नेक्स्ट आगे कुछ ना कुछ और चलती रहती है। तो इसमें सर 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है, देखो जी, अगर तो एक ही क्लासिफिकेशन है, एक ही, जैसे मान लो ऑक्यूपेशन, एजुकेशन वाइज, सिंगल एट्रीब्यूट है, फिर तो उसको वर्ड बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। और अगर वही मैनीफोल्ड है, जैसे मान लो सपोज सबसे पहले पॉपुलेशन में मेल फीमेल में मैंने आगे रूरल अर्बन में एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये फिर आगे मैनीफोल्ड चलती जा रही है ना। पढ़िए, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, डिकोटॉमी। दिस इज बिकॉज डाटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। जैसे मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये सिंगल वाले। बट मैनीफोल्ड में क्या होगा सर, डाटा इन्वॉल्व्स मोर देन, क्या लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैनीफोल्ड। अगर आपको बॉक्स दिख रहा हो, जैसे ये सर आपके पास मैनीफोल्ड आ गया। पहली बात, ऊपर कौन है, मेन वर्कर्स में स्किल्ड और अनस्किल्ड, उनके अंदर लिटरेट,
इलिटरेट, उनमें से रूरल, अर्बन, इस तरह से जो चार्ट मेंटेन होते हैं। मतलब देख इसमें एट्रीब्यूट्स बता, इसमें काउंट करना एट्रीब्यूट्स कितने हुए, एट्रीब्यूट्स कितने हुए। पहला तो स्किल्ड अनस्किल्ड, दूसरा लिटरेट इलिटरेट, एंड तीसरा रूरल। दैट इज 3 क्वालिटीज। क्लियर? तो जो मैनी फोल्ड में जा रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। यस प्लीज, आगे चलिए। नेक्स्ट आता है जी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ numerical values of the fact. Yes, a number of classes are framed. हाँ जी, Keeping in the view the lowest and the highest value as well as the range of values in the data. अब जैसे जितना भी स्टैटिस्टिकल डाटा तुमने पढ़ा है, जितने आज तक तुमने मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं, वो सबके सब क्या मोस्टली क्वांटिटेटिव डाटा था, जैसे पॉकेट अलाउंस। क्लियर? आगे चलिए। ईच क्लास ऑफ सेट ऑफ डाटा रेफर्स टू अ फिनोमिनन लाइक वेजेस, प्रॉफिट्स इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये देखो, ये डाटा की जो क्लासिफिकेशन तुमने करी, क्या कोई क्वालिटी बेस्ड करी, क्या कोई टाइम बेस्ड या कोई ज्योग्राफिकल बेस्ड, नहीं, क्वांटिटेटिव वाइज। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आप लोगों का एक पेंडिंग था। नेक्स्ट आता है मेन टॉपिक। मेन टॉपिक आता है जी मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। पढ़िए। A characteristic or a phenomenon which is capable of being measured and changes its value over time is called a variable. Thus, Yes. a variable refers to the quantity which is subject to, sir variable, आपने वैसे variable cost भी तो पढ़ी है, that thing which is subject to change, जो चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तभी अपन वेरिएबल बोल रहे हैं ना। फिक्स अपन क्यों फिक्स कहते हैं? क्योंकि वो चेंज कभी नहीं होती। आगे, एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट। फॉर एग्जांपल, इफ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट क्लास +1, देन द वेट ऑफ स्टूडेंट विल बी कॉल्ड, क्या माना जाएगा? वेरिएबल। क्योंकि चेंज तो हो सकता है, फिक्स थोड़ी है। आज मान लो किसी स्टूडेंट का वेट लिया कितना है, 62, तो 62 फिक्स थोड़ी रहेगा, चेंज भी तो होगा ना। क्लियर? अ वेरिएबल मे बी ईदर या तो डिस्क्रीट या मे बी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट आगे सर, डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़िए जी। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर those variables that increase in jumps or इनकम्प्लीट नंबर्स। पहली बात, जो जंप करते हैं इनकम्प्लीट नंबर्स। फॉर एग्जांपल सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास +1 कुड बी, कितने हो सकते हैं? 1 2 3 10 11, बट होगा तो कंप्लीट नंबर ना, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। अब जैसे मान लो नॉर्मली और, बट कैन नॉट बी 1/1/4, ये नहीं कभी होगा सर। तो ये जो डिस्क्रीट जो होते हैं ना, डिस्क्रीट जो होते हैं, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। सुन लीजिएगा ध्यान से, डिस्क्रीट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, एग्जैक्ट नंबर होंगे। क्लियर? जो जंप करेंगे नंबर टू नंबर डायरेक्टली। आगे पढ़िए नीचे, यहां पे कॉन्टिन्यूस पढ़ना, वेरिएबल दैट अज्यूम्स, क्या लिखा हुआ है? अ रेंज ऑफ वैल्यू और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कॉन्टिन्यूसली और इन, क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे सर फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज एक्सप्रेस्ड एज 5'1", मतलब 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच। ये साथ में जो चल रहे हैं, ये कौन है? ये रनिंग है ना, ये कॉन्टिन्यूस है ना। क्लियर? तो बेसिकली इन शॉर्ट आई कैन से, इंपॉर्टेंट यहां पे, इन शॉर्ट, यस प्लीज, while the values of discrete variables are in complete numbers and values of continuous are in fraction। अगर तुमसे पूछा जाए डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या फर्क है? डिस्क्रीट वेरिएबल जंप करेंगे नंबर टू नंबर, क्लियर, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, बट कॉन्टिन्यूस जो वेरिएबल होते हैं वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट आगे सर, ये एक समराइज्ड वे से आपको यहाँ पे दोबारा फिर गिवन है, तभी तो आप देखते हो कॉन्टिन्यूस की रेंज आप कैसे लिखते हैं, 2 to 4, 4 to 6। एक चीज बताओ, 4 to 6 में कौन कौन कवर होगा? सर 4.1 से लेके 5.9, मतलब सारे कवर होंगे, इवन फ्रैक्शन भी क्या होगी, कवर होगी। अब नॉर्मली अगर कहता हूं जी 4 to 6 में तो 5 कवर होगा, गलत, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, एंड कॉन्टिन्यूस में इवन 5.5, 5.4, 4.9 ये सारे क्या होंगे, कवर अप। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट आगे सर, ये इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। रॉ डाटा को सबसे पहले आप लोगों ने एक 9th-10th लेवल पे किया होगा, टैली बार्स। सर कन्वर्शन ऑफ, मेरा मेन टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ रॉ डाटा इनटू, किसमें? सबसे पहले सीरीज हमारी कितनी होती है सर? इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में दो होती है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। सुनिएगा,
सबसे पहले सर फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ फर्दर डिवाइडेड डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज, यस, in which the items are listed हाँ singly. singly For example, if the marks obtained by 30 students of class 11 are लिस्टेड singly. वन बाय वन सबके नंबर नोट कर लिए, बट वो 30 नंबर्स आप नोट करेंगे। एक चीज सिंपल सी बात बताइए, क्या 30 नंबर्स के आपको मार्क्स रिटेन होंगे? नहीं, आपको उस रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा, एक स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। इन दिस सीरीज देयर इज no class of the items, also there is no frequency of सबसे items. बड़ी मेन बात, मैंने इंडिविजुअल की हमेशा डेफिनेशन आपको क्या बताई है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। क्लियर? यस, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। या तो सर देखो जी चलता है ऐसे कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करो, साथ में उनके रोल नंबर वाइज, सीरीज वाइज। क्लियर? या फिर मोस्टली अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ है दूसरा असेंडिंग, या ये भी अपने आप में एक मेथड है। क्लियर? या फिर उसके बाद हम लोगों ने मोस्टली आगे जो वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे बनती है? इंडिविजुअल डाटा जो आपने इतना बड़ा यहाँ पे रिपीट करा, एक चीज बता, यहाँ पे तूने 10 कितने टाइम्स लिखा? 10 यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा? 4 टाइम्स। सर मैं क्या ये नहीं लिख सकता मार्क्स 10 4 टाइम्स? क्यों ना मैं उसकी फ्रीक्वेंसी मार्क कर दूं। इतनी बार लिखने की बजाय, जैसे 15 है, 15 काउंट करना, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना 15, फ्रीक्वेंसी कितनी डाल दो? 5 टाइम्स। अरे फ्रीक्वेंसी भी तो नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? चलिए नीचे पढ़िए सर, अच्छा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ जी, और सीरीज विद फ्रीक्वेंसी एक होती है, सुन लो ध्यान से, एक होती है फ्रीक्वेंसी एरे और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, कॉन्टिन्यूस वाली, 0 to 10 10 to 20 के बीच में वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है। एरे वो डिस्क्रीट वेरिएबल वाला जो फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, और डिस्क्रीट सीरीज कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती, वो कंप्लीट नंबर ही होती है, रनिंग नहीं होती। पढ़िए बिफोर वी डिस्कस, सबसे पहले पढ़िए जी फ्रीक्वेंसी क्या है। यस, Frequency is the number of times an item occurs or repeats itself in the series. इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ जी, An item repeats itself in the population Hmm. is called the frequency of that item. For example, in table 4, 10 has occurred 4 times. This means 4 students have secured 10 marks or the frequency of 10 is 4. बिल्कुल। एक होती है क्लास फ्रीक्वेंसी। यस, द नंबर ऑफ टाइम्स, The number of times an item repeats itself corresponding to a range of value or class interval is called class frequency. जैसे if 4 students securing marks between 10 to 15, then 4 is the frequency corresponding to that class interval, that class interval। तो आप क्या लिखेंगे? 10 to 15 के सामने फ्रीक्वेंसी कितने लिखेंगे? 4। बट सर वो 4 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, समझ गए? जैसे आप एक चीज बताओ, जैसे आपने ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा, जिसके 10 मार्क्स होंगे वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स है? 4 टाइम्स। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 टाइम्स 10 क्या हुआ? रिपीट हुआ। बट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 10 to 15 वाले कितने हैं? 4 टाइम्स। तो मतलब 10 to 15 में कोई भी हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि 10 4 टाइम्स है या 15 4 टाइम्स है। पढ़िए टेलीबार्स। टेलीबार्स तो आपका बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि सर नॉर्मल डाटा को एक स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर, सबसे पहले आप लोग जो यूज करते हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। क्लियर? ऐसे नंबर ऑफ सेट्स आप लोगों के वहां पे बनते रहे। क्लियर? चलिए जी, तो ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक ऑलरेडी 9th 10th बेस्ड आप लोगों का है टू मार्क द टेली बार्स। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे क्या है, अल्टीमेटली 10 मार्क्स वाले आपके कितने थे? 4। तो सर 4 वर्टिकल बार्स। क्लियर? नेक्स्ट आगे 8 कैसे बनेगा? 5 का सेट पूरा एंड 3 वर्टिकल बार्स। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दैट ये टेली बार्स का कॉन्सेप्ट भी आप कर चुके हैं। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे, जैसे आप लोगों को ये बनाने के लिए दिया गया होगा, एक डाटा इलस्ट्रेशन आपके पास है। क्लियर? और नीचे दिया गया प्रेजेंट द डाटा एज क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी एरे। अब एक चीज बता, अगर 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये मार्क्स हैं, 11 काउंट करना, 11 कितनी बार आया? 1 2 3। तो 11 के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3। 12 काउंट करना, 12 12 1। नेक्स्ट 13 है आपके पास,
नहीं 14 4 क्लियर। और अच्छा वर्ड क्या लिखा होता फ्रीक्वेंसी, अगर मैं तुझे कहता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या करते, क्लास क्लास निकलती 10 to 15 जैसे भी आप बना रहे हो, तो वैसे देख चेकआउट कर, इन्होंने भी प्रॉपर वे से जैसे अपा बना रहे हैं वैसे। ये ध्यान से समझना, मैं बार बार जो वर्ड आपको कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी एरे बनाने को कहा तो डिस्क्रीट की बात कर, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को कहा तो क्लास की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक सो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ये पढ़िए, देखो उसी चीज को इन्होंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे दी। समझ में आया पॉइंट? चलिए नेक्स्ट आगे सर, कॉन्सेप्ट ऑफ, ये तो छोड़िए, ये उसका डिफरेंस आ गया जो आपने पीछे अभी रीड आउट करा, क्लियर। इवन एक ये पढ़िए सर, ये साइड पे बॉक्स, ये अच्छे हैं। Size of class refers to the size of the class interval. क्लास इंटरवल का साइज, जैसे 0 to 10 10, 0 to 20 20, द गैप साइज, क्लियर। पढ़िए, यस, if range the difference between highest value and the lowest value of the series is say 100 and the number of classes is 20, बिल्कुल, then the size of the class will be 100 फिर 5 का गैप ले लो ना। ये पता किसकी बात कर रहे हैं सर, आप कैसे, अगर मैं तुझे कहूं कि डाटा आप लोगों ने डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यही मार्क्स वाली एग्जांपल थी, यही मार्क्स वाला क्वेश्चन था, तुम्हें डाटा तो रॉ फिगर्स में गिवन था ना, अगर तुमने उसकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे सर, आप ये बताना कि लोएस्ट वैल्यू कितनी है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, क्लियर। तो अल्टीमेट हमने यहां पे चेक करा कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू जो है इज कितना है 100, एंड नंबर ऑफ क्लासेस वहां पे आपने कितनी बनानी है 20, तो निकल गया गैप 100 डिवाइड बाय 20, सर 5 का गैप लीजिए, एंड अकॉर्डिंग दैट अपने सर 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, वो 20 क्लासेस ही बने। जैसे नॉर्मली हम कह रहे हैं कि सर मेरे पास क्वांटिटी तो पता है कि 100 है, अब ये बताओ इसके पार्ट्स कितने करने, जितने पार्ट्स करने को कहोगे उसके अकॉर्डिंग तो मैं डाटा डिवाइड कर दूंगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे। आफ्टर दैट, ये कोई कंटेंट आपका नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें पढ़िए। सबसे पहले क्लास किसको बोलते हैं, अरेंज ऑफ values Yes. which incorporate a set of items is called a class. For example, 5 to 10, 10 to 5 are the classes. यस, क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स होती हैं क्लास की, जैसे 10 to 15 इज अ क्लास, इसकी दो लिमिट्स होंगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हुई 10, अपर लिमिट क्या हुई 15। पढ़िए, द एक्सट्रीम वैल्यूज of a class are limited. Every class interval has two limits. lower limit and the upper limit, yes. Of the class interval 5 to 10, in above example, the lower limit is 5 and the upper limit is 10. बिल्कुल, एक होता है सर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस द गैप, गैप, और जिसको तुम रेंज भी कहते हो कि सर अल्टीमेट दोनों का गैप कितना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। जैसे आपने 15 और 10 का गैप कितना था 5, तो 5 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्लास इंटरवल, क्लियर। चलिए आफ्टर दैट वर्ड आता है जी मिड वैल्यू, ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, अपर लिमिट प्लस डिवाइड बाय 2, सिंपल सी बात, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल डाटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, टाइप्स ऑफ, अब तुझे कुछ बॉक्स दिख रहा होगा, पहली सीरीज कौन सी है, दूसरी इंक्लूसिव, ये कॉमन है, ये तो पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ओपन एंड सीरीज कौन सी हुई, जिसका ओपन एंड नहीं गिवन होता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सी होती हैं सर, वो दो ही हैं, लेस देन और मोर देन, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, एंड एक है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, जहां पे क्लास इंटरवल ना देते हुए उस क्लास इंटरवल की क्या गिवन होती है, मिड वैल्यू। बन गया टॉपिक। और आप वैसे ही इसको लेकर बैठे हैं कि चैप्टर 4 हमारा पेंडिंग पड़ा है, क्यों, प्रैक्टिकली ये टॉपिक आप ऑलरेडी मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर सब जगह क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए एक जस्ट स्क्रीनिंग है फटाफट। एक्सक्लूसिव पढ़िए जी, इट इज दैट सीरीज in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit. बिल्कुल सर, क्लियर। एंड इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ द one class interval is the lower limit of the next class interval. It is called exclusive series because frequencies of the upper limit of each class interval is not included in, जैसे एक बात 0 to 10, 10 to 20, 10 किधर काउंट होगा 10 to 20, ऊपर वाले में तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव सीरीज, क्लियर। फॉर एग्जांपल 10 to 15 में 15 किस में काउंट होगा,
15 to 20 में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, आफ्टर दैट सर इंक्लूसिव, एंड इंक्लूसिव सीरीज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स all the items अप टू, its upper अच्छा limit. मेन चीज क्या है? अप टू इट्स अपर लिमिट। मतलब अगर मैं कह रहा हूं 0 to 9, तो 9 इसी में 9 इसी में काउंट होगा, क्योंकि सीरीज आपकी कौन सी है? इंक्लूसिव। क्योंकि नेक्स्ट आगे स्टार्ट कहां से हो रहा है? 10 to 19। तो ये सर आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और मेन क्वेश्चन सबसे पहले ये एक डिफरेंस पढ़ना साइड पे कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या फर्क है। पढ़िए जी। इन केस ऑफ exclusive series, upper limit of the one class interval repeats itself as lower limit of the next class. while in case of inclusive it does not। चलिए नेक्स्ट आगे सर, इसकी कन्वर्शन के ऊपर मेन क्वेश्चन आपको बनता है, एंड आपको पता होना चाहिए कि सर आप कैसे एक प्रोसीजर इसका अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल तेरे सामने अगर वही केस था, जैसे मैं इंटरवल्स की अगर बात करूं, यहाँ पे 0 to 9, नेक्स्ट इज 10 to 19 और आगे 20 to 29। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें, तो आपका प्रोसीजर क्या होगा? सर लोअर लिमिट को 0.5 से प्लस करेंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस माइनस करेंगे, हायर लिमिट पर वो कैसे डिसाइड होगा? सर आपकी अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास में जितना डिफरेंस कितना हुआ? 1 डिवाइड बाय 2 कितना आया सर आपके पास? 0.5। कितना है? पॉइंट। तो 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर दीजिए, अपर लिमिट में क्या कर दीजिए? ऐड। दैट इज द मेन पॉइंट। तभी देख 9.5 14.5, ये चलो 5 का क्वेश्चन होगा। ये मेन क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अल्टीमेटली सर इनमें से मुझे कन्वर्ट करके दीजिए, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल कर दीजिए। पढ़िए, ओपोनेंट सीरीज। यस प्लीज। व्हाट इज ओपोनेंट? शॉर्ट वर्ड पे सीधा, इट इज दैट सीरीज it is that series in which lower limit of the first class interval is missing एंड और और the अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। तभी इसको वर्ड हम क्या बोलते हैं कि जिसका ओपन एंड एंड नहीं गिवन होता, दैट सीरीज इज बेसिकली कॉल्ड एज ओपोनेंट सीरीज। क्लियर? चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। यस, सीएफ सीरीज। cumulative frequency series is that series which the frequencies are continuously added which corresponding in which frequencies are continuously added corresponding to each each class of, मतलब जहां पे एफ नी क्या गिवन होती है? सीएफ क्यूमुलेटिव। तो वो हमारे पास होती ही दो हैं। वन इज आप लोगों की कौन सी है सर? क्या एक तो है लेस देन सीरीज और एक आपकी क्या होती है? मोर देन। ये कॉन्सेप्ट ही आपके पास दो हैं, तो सिंपल डाटा को आप लोगों ने कन्वर्ट कर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर? ये प्रैक्टिकली आप कई बार कर चुके हैं इसके अंदर, लेस देन और मोर देन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पेज पे आपके पास जैसे एक नॉर्मल सा पॉइंट गिवन है कि आपको एक चार्ट यहाँ पे ये ड्रॉ करके देना है। क्लियर? सिंपल सीरीज को, ये तेरे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव गिवन थी, कौन सी? अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में आपने कन्वर्ट करना है। तो उसको सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? चेक करिए। सबसे पहले ये देखिए आपके पास सीरीज क्या गिवन है जी? सीरीज यहाँ पे क्या गिवन है? 4 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड, कितना? less than 10 marks एंड पहली बात तो ये बताना इन दोनों के बीच में गैप कितना? 10 तो क्लास आपकी क्या बनेगी? 0 to 10 इसके सामने लिख दे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 नॉर्मली। क्लियर? अच्छा, आप ये बताइए लेस देन 10 कितने थे? 4 तो मतलब 0 to 10 कितने होंगे? 4 अच्छा, लेस देन 20 तो सभी होंगे ना, 6 तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा? समझ रहे हो ना लेस करने की बात? क्यूमुलेटिव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे, आफ्टर लेस देन 30 कितने हैं? लेस देन 30 तो सारे होंगे, बट यहां तक तो हो चुके, तो बैलेंस कितना बचा? 20। इस वे से आपको कन्वर्ट कर। क्लियर? ये चेक कर लीजिए आपके सामने, ये पढ़। क्लियर? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सी होती है जिसमें सर ऑलरेडी आपको मिड वैल्यू? एक चीज बता, अगर मैं तुझे कहूं यहाँ पे इसका क्लास इंटरवल निकाल के दूं, ये क्या गिवन थी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का गैप कितना था? 10। पहली बात तो मिड वैल्यू तुमने कैसे निकाली थी? सर अपर प्लस लोअर, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, यही करा था। अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। इनका गैप कितना है? 10 डिवाइड बाय 2, 5 माइनस कर दो 5, तो मतलब 0 to 10, 10 to 20। इस वे से सर
ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है आपके पास, क्लियर। ये राजी, नेक्स्ट आगे इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया कि इस वे से आप लोगों की कुछ ये क्लासेस बनेगी एंड टेक्निक आपके सामने लिखी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे ये इलस्ट्रेशन पढ़ना है, छोटी पढ़ी, क्लास मिड वैल्यूज of a frequency distribution of marks in economics of a group of students in class 11 are given as 25. ठीक है जी, 25, 32, 39, 46, 53, 60। अब यहाँ पे आपने चेक करा कि साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना बन पाएगा। जैसे ये माइनस करके आपने चेकआउट करा, कितना आपके पास आ रहा है अल्टीमेटली 7, क्लियर। तो सर आप यहाँ पे अपनी ओर से जो क्लास एक प्रेफर कर सकते हैं, दैट इज, अब इसको सीरीज को भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन से में कन्वर्ट करना है सर, एक्सक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट करनी है आपने, क्लियर। तो एक चीज बता, सिंपल सी बात, पहली बात तो आपका गैप कितना था 7 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 3.5 इस 25 में से 3.5 माइनस करना 21.5 3.5 ऐड करना, चेक कर पहली क्लास क्या बनी 21.5 से लेके 20, तो कॉन्सेप्ट वही हुआ, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जो ऐसे ही आप लोगों का जस्ट पेंडिंग था नॉर्मली। इसमें मैं जरूर आपको एक बार सुजेशन दूंगा कि इसकी मिसलीनियस इलस्ट्रेशन आप जरूर देखकर आइए, जरूर देखकर करिए प्रॉपर वे से। अब तो सिर्फ आपका 10 to 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट होगा कि एक बार इसको कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर फील होगा, क्लियर। इसी वजह से मैं हर बार ये टॉपिक लास्ट में डन करवाता हूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले जब ये न्यूमेरिकली आप लोग थिंक्स कर लेते हैं, प्रैक्टिकली ये टॉपिक कर लेते हैं, तो आपके लिए कम टाइम रहता है, क्लियर, कि इसको उतने कम टाइम में क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए जी, ओके जी, थैंक्स अ लॉट। एंड आपका फाइनली टोटल सिलेबस यहाँ पे क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट ऑन ऐसे ही कुछ ना कुछ रिवीजन आप लोगों के साथ चलती रहेंगी। ओके जी। Thank you.